चाहिए और इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम हर बिल्डिंग की बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा आपदा प्रबंधन के तौर पर, जब आप बिल्डिंग की सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो हम कहाँ गलती कर जाते हैं और क्यों हमारी बिल्डिंग फेल कर जाती है, इस पर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा। आपका जो बिल्डिंग है, सबसे पहली चीज कहाँ खड़ी है? आपकी बिल्डिंग किसी जमीन पर खड़ी है। जमीन, जब ग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ सबसे ज्यादा लोग भूल करते हैं। अगर आप यमुना प्लेन पर बना रहे हैं जहाँ पर एलुवियल सैंड है और ग्राउंड वाटर टेबल सरफेस के नजदीक है, भूकंप के दौरान लिक्विफेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप अच्छे से अच्छा सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगा आपके के शॉक को, क्योंकि ग्राउंड में लिक्विफेक्शन हो जाएगा और बिल्डिंग या तो टिल्ट हो जाएगी या गिर जाएगी अच्छी से अच्छी होने के बावजूद। तो सबसे पहला नियंत्रण हमें मैनेजमेंट करना है ग्राउंड इम्प्रूवमेंट। ऐसी जगहों पर जहाँ पर ग्राउंड कमजोर है, जमीन कमजोर है, उसको मजबूत बनाना है ताकि उस पर भवन स्थिर रह सके। दूसरा, जमीन के बाद अपनी नींव आती है। कोई भी भवन उसकी नींव होती है, नींव अच्छे से बननी चाहिए उस ग्राउंड कंडीशन के हिसाब से और भवन की ऊंचाई और चौड़ाई के हिसाब से, कितनी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है उसके हिसाब से उसकी नींव का डिजाइन ग्राउंड के इंसिडेशन को, ग्राउंड करैक्टर को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। अब आपकी ग्राउंड अच्छी होगी, आपकी नींव अच्छी बन गई, अब आपका स्ट्रक्चर आता है। अब जो आपका स्ट्रक्चर आता है उसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, ग्राउंड के ऊपर जो आ गई। अब उस सुपर स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो एज ए यूनिट काम करे। होता क्या है कि आप अलग अलग दीवारें खड़ी कर देते हैं, अलग अलग दीवारें एक साथ लिटिल बैंड्स के साथ कंटिन्यूटी में नहीं रहेंगी तो दीवारें अलग थलग पड़ जाएंगी और गिर जाएंगी। आपने कहानी सुनी होगी, एक जलाए की जो लकड़ी का गट्ठर इकट्ठा करता है तो एक एक लकड़ी तो सारी तोड़ लेता है, परंतु जब एक साथ गट्ठर तोड़ना हो तो नहीं तोड़ पाता है ना। तो इसी तरह से यूनिट वॉल्स अलग अलग होंगी तो बिल्डिंग गिरने और डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उनको यूनिफाई कर दें, यूनिट कर दें तो नहीं। अब एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको, जैसे आप बस में चलते हैं, अक्सर बस ले लीजिए या माचिस के डिबिया ले लीजिए, चारों साइडें आप अलग अलग कर दीजिए और अलग अलग है और बस चल जाए। जैसे धक्का पड़ता है बस में, ऐसे भवनों को धक्का पड़ता है जब जमीन में हलचल होती है, भूकंप आता है तो क्या होगा? जो बस की चारों साइडें, जैसे बस को धक्का मिलेगा चलेगी, गिर जाएंगी, साइड वाली साइड में, पीछे वाली पीछे, है नहीं, तो विथस्टैंड नहीं कर पाएगी उस झटके को, उस मूवमेंट को। ऐसे ही भवन की चारों दीवारें जब अलग थलग बनाई जाएंगी और आपस में नहीं जुड़ी होंगी तो गिर जाएंगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब आप उसमें एक रबड़ बैंड दे दीजिए, एक लेवल पे रबड़ बैंड दे दीजिए, फिर उस बस को या डिबिया को स्टेक कीजिए, वो एकदम से नहीं गिरेगी, थोड़ा झटका सह जाएगी। तो आप एक लेवल पे अगर बैंड दे देते हैं तो थोड़ा झटका सह जाएगी, पर आप बीच में बैंड दे दिए, एक लोअर पे दिया, एक मिडल में दे दिया, अब थोड़ा और झटका सहन करेगी। अब आप एक ऊपर भी दे दीजिए रूफ पे, आप देखिए अब वो गिरता ही नहीं है, या अलग थलग भी हो, क्योंकि एक यूनिफिकेशन हो गया है। तो बिल्डिंग को, सुपर स्ट्रक्चर को आपने इंटीग्रेटेड बनाना है। दूसरा, भूकंप में आपदाओं को समय नुकसान क्यों होता है, जान क्यों जाती है, कोई चीज आपके सिर पे भारी गिर जाती है। तो बिल्डिंग मटेरियल सामग्री की जो आपने बात करी, मटेरियल लाइट होना चाहिए, अगर लोड ज्यादा नहीं लेना है ताकि कम से कम नुकसान हो, है नहीं है। और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कंक्रीट है, ईंट है, ये ब्रिटल होते हैं, एकदम झटके के साथ चूर चूर हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो हम सरिया देते हैं। तो सरिया प्रॉपर होना चाहिए, उसके जो मानक ब्यूरो के गाइडेंस नोट है, राष्ट्रीय जो भवन कोड है उसके तहत में 2005 के ये हुए हैं कि आपने भूकंप से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए, आग से बचने के लिए भवनों को कैसे सुरक्षित बनाना है। तो ये सब जानकारियां अच्छे डिटेल में उपलब्ध हैं, परंतु सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो करते हैं कि आप इंजीनियर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा नक्शा दे देते हैं, कंस्ट्रक्शन कौन करता है? एक मिस्त्री और लेबर। वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अगर आपकी प्रॉपर नहीं, आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी हो, बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें रिंग डालते हैं आप, जब आप कॉलम फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉलम बीम बनाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि दिल्ली में आज भी
लोग 90 डिग्री पर इंक में बेंड करते हैं, जबकि हम रिकमेंड करते हैं 135। एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन है, इससे वो बिल्डिंग के जितने स्टील बार्स हैं सारे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, अलग थलग नहीं पड़ेंगे जब भूकंप आएगा। तो आपको ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपनी जो है बिल्डिंग को उतना ही मजबूत और सुरक्षित बना पाएंगे। ऐसे ही जब आप सीमेंट को तैयार करते हैं, जब आप मोर्टर को तैयार करते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है फर्स्ट हाफ एन आवर में, और आपने मिक्सचर अगर पहले बना दिया तो उसका स्ट्रेंथ पहले ही खत्म हो जाता है, और ज्यादा टाइम बीतने के बाद उसको यूज करते हैं तो वो रिवर्क स्ट्रेंथ रहता है, उसका एक्चुअल स्ट्रेंथ लॉस हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। या पहले आपने अगर देखा होगा, पहले जब हम बिल्डिंग बनाते थे ईंटें गीली कर लेते थे, पहले पानी स्प्रे करते थे और आराम से बनाते थे, स्पीड से बनाते थे, प्रॉपर रेट से बनाते। आज हमें दिनों दिन में बिल्डिंग चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, तो हम बिल्डिंग में पानी को क्योरिंग नहीं करते हैं। जो आपने प्लास्टर को पानी दिया हो तो ईंट पी गई, और क्योरिंग आपने की नहीं, तो स्ट्रेंथ गेन कैसे? तो आप बिल्डिंग बेस्ट से बेस्ट बना लीजिए, आपकी बिल्डिंग स्टैंड नहीं कर पाएगी। तो बेसिक सिंपल चीजें आप भवन निर्माण के समय ध्यान रखें, तो आपको कोई किसी तरह के नुकसान होने की कभी संभावना नहीं रहेगी। साइक्लोन, फ्लड, फॉरेस्ट फायर, एक्सेट्रा। So let's come together and join hands to make our country disaster free and resilient. Let's join with me. I have a group of experts who have been working for disaster management in higher education. We have to develop a culture of preparedness and prevention against disasters in a proactive manner. And these teachers, they have contributed a lot in their organizations. I welcome them to join our group of discussions and would request them to introduce themselves. Let me first introduce myself. I am Dr. Surya Prakash, basically a geologist working for disaster management for over 25 years in various areas of disasters, including landslides, forest fires, earthquakes, and common fires, etc. As well as cyclones. I am working as a faculty and head of knowledge management and communication division with National Institute of Disaster Management, Ministry of Home Affairs, Government of India. I request all our colleagues sitting over here to introduce themselves, their name, designation, and organization, and just little bit whatever contribution they have made in the field of disaster risk reduction. जैसे गुप्ता जी ने बताया कि हमारे को जो बिल्डिंग डिजाइन है, जो मकान बनाते हैं हम, उसमें हम क्या करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी का अपना जो कमाया हुआ लागत सारा लगाते हैं। उसमें अगर हम कुछ पॉइंट्स अगर हम ध्यान रखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर ध्यान रखते हैं तो हो सकता है कि हम अपने रहने वाले जो मकान है वो सुरक्षित बना सके। सुरक्षित इन द सेंस कि अगर इन केस ऑफ डिजास्टर अगर मकान में कैजुअलिटीज मिनिमम हो, आप अपना जान तो नहीं गंवाए, अगर मकान को क्षतिग्रस्त होता है तो कम हो, परंतु आपका लाइफ बच जाए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज होता है, कोई भी चीज आप मकान बनाते हैं, सबसे पहला काम होता है कि आपका साइट सिलेक्शन। आप जो साइट सिलेक्ट करते हैं वो साइट कैसा सिलेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। वो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ आपको फ्लड प्रोन एरिया नहीं हो, जहाँ पानी जैसे उस टाइप का वो नहीं हो, और दूसरा भूमि कटाव के दूर हो। ये काफी छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद आपको ये देखना पड़ता है कि उसका जो सॉइल कैसा है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितना है, वो सारी चीजें वो डिसाइड करता है कि उसका स्ट्रक्चर उसके ऊपर बनाना है, फाउंडेशन कैसा होना है, क्या होना है, सारी चीजें उस पर डिसाइड होता है। तो उसके अलावा क्या होता है, जब हम इनिशियली कोई भी प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले हमारे को ये देखना है कि उस एरिया में कौन सा मटेरियल इजीली अवेलेबल है कोई भी चीज प्लानिंग करने के लिए। अगर आप लोकल मटेरियल बना के अगर यूज करते हैं तो वो उस नेचर जो है उस चीज को इजीली अडॉप्ट करता है। अगर लोकल मटेरियल यूज करते हैं तो दिमाग भी अगर तो वो चीजें कैसे यूज करना है, कैसे करना है,
हमारा CSIR का कंप्लीट स्टॉल लगा हुआ है, इसके साथ ही है, उसमें हमने उन चीजों को बताने की कोशिश की है। और हमारे पास किस टाइप के मटेरियल्स, नए नए मटेरियल्स बन रहे हैं, जैसे हल्के मटेरियल चाहिए या किस टाइप का छत बनाना है, किस टाइप का कमरे बनाना चाहिए, किस टाइप का आकार होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने BBRI ने इन डेप्थ स्टडी किया हुआ है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है और सारा चीज किया हुआ है। तो मेरा ये गुजारिश है कि जितने भी लोग यहाँ सुन भी रहे हैं वो हमारे स्टॉल्स में भी विजिट करें। हो सकता है कि आप थोड़े बहुत ज्ञानवर्धन यहाँ से ले लें, आने वाले टाइम में जब आप मकान बनाएं तो वो उन चीजों को, छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे आपको एक मकान बनाना है, D+1 बनाना है तो कितना सरिया लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, ये सारी चीजें आपको हमारे स्टॉल से मिल जाएगी। क्योंकि हमारे साथ हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स भी हैं और लोगों के क्वेश्चन भी होंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। आपको अभी बहुत संक्षिप्त में उन्होंने बताया कि भवन की जो सामग्री कैसी होनी चाहिए ताकि आपका उसमें हमें कम से कम नुकसान हो पाए, और जिस जमीन पर आप मकान बनाते हैं उसकी भी अच्छी जांच पड़ताल करके हमें उसको मजबूत करना चाहिए ताकि हमारा भवन उस पर स्थिर रूप से रह सके, टिका रह सके और कम से कम नुकसान हो पाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने हमें ये समय दिया और ये तकनीकी जानकारी दी। आज के दिन में विज्ञान और तकनीकी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इस के साथ में हम हर हाल में सुरक्षित रहना चाहते हैं। तो हमारे भूगे हुए क्षेत्र जो हैं, जहाँ पर पर्टिकुलरली विशेष तौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ भूस्खलन आमतौर पर काफी ज्यादा होते हैं जिससे जिंदगी का भी नुकसान होता है। तो हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर आर धर्मराजू जो भूस्खलन विशेषज्ञ हैं, we have among us Dr. R. Dharmaraju, a landslide expert. I would request you to say a few words about safety of public and for awareness among the public against landslide so that they can their losses can be reduced. So I would request Dr. R. Dharmaraju to speak few words about landslide safety and management for public awareness. डॉक्टर सूर्य प्रकाश, सभी को नमस्कार। सालों पहले जिसने आपदा प्रबंधन पूरे व्यवस्था को बदल के रख दिया उड़ीसा राज्य में हमारे, और उड़ीसा ने बहुत सारे एफर्ट्स उसके बाद शुरू किए और उसमें दसों हजार लोगों की डेथ हो गई थी। वो कब हुआ था, कौन सी तारीख थी? नहीं, नहीं, बस आप एक डिकेड आगे बढ़ गए हैं। 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था जिसकी हवा की स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटा थी और 10,000 से ज्यादा लोग उसका गिराव बने थे। मोर देन 10,000 पीपल गॉट किल्ड। इट वॉज 29 सितंबर 1999। ठीक है, अभी और हम आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा सुनामी आया था हमारे देश में, बहुत सालों बाद आया था और बड़ी तबाही लाया। हमारे जो पर्टिकुलर ये दक्षिण के राज्य हैं उन्होंने काफी मौतें हुई थी। सही डेट और वर्ष कौन बताएगा मुझे? किस तारीख, कौन से सन में सुनामी आया था? और या नहीं, गलत। रवि कुमार, रवि कुमार जो ग्रेजुएट किए हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। 26 दिसंबर 2004, जिसको हम बॉक्सिंग डे भी बोलते हैं, क्रिसमस डे का अगला दिन, जिस दिन गिफ्ट दिए जाते हैं, एक दूसरे से बांटे जाते हैं, उस दिन मौत का ये कारोबार हुआ। 26 दिसंबर 2004 में एक बड़ा सुनामी आया जिसमें काफी मौतें हुई। मैं इनको एक प्राइज देना चाहूंगा इस पक्ष में। और अभी जो है हम इस क्विज को समापन करेंगे क्योंकि इसके बाद हम थोड़ी चर्चा शुरू करेंगे।
कि कैसे आपदाओं से सुरक्षित बचे बने, क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम अभी चर्चा शुरू करेंगे।